चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 9A। अभ्यास 9A को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग का इकाई 9 है, चैप्टर 9 है समांतर रेखाएं। थोड़ा सा समांतर रेखाओं के बारे में समझते हैं फिर अभ्यास को हल करते हैं। चलिए हम लोग का चैप्टर का नाम है समांतर रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे देखिए हम दो रेखा बना देते हैं। इस तरह से हमने दो रेखा बना दिया। दो रेखाएं होनी चाहिए, उनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, है ना। कहीं पर आप नापें, ठीक है। यदि हम मान लेते हैं कि यह दो रेखाएं हैं, इनके बीच की लंबवत दूरी ना, लंबवत दूरी मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए नाप रहे हैं आप, ठीक है। लंबवत दूरी यहाँ पर मान लेते हैं यदि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी नापें, ठीक है। और रेखाओं से मतलब ये होता है ना कि यहाँ पर रेखाएं कभी रुकेंगी नहीं, ठीक है। इस तरह से ये चलती चली जाती हैं, ठीक है। ये रेखाएं, ठीक है, दो रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी कितना, हमेशा बराबर, लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहेगी। साथ ही साथ दोनों रेखाएं ना एक ही तल पर होना चाहिए। अच्छा, एक ही तल पर होने का क्या मतलब है कि हम इसी पेपर बना रहे हैं तो पेपर बनाइए, ठीक है। अब ये नहीं कि एक रेखा आप यहाँ पर बना रहे हैं, एक रेखा आप दूसरी का पेपर बना रहे हैं, ठीक है। दोनों रेखाओं को एक ही पेपर बनाइए, ठीक है। तो ये होता है समानांतर रेखा। समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहती है ना। जितना यदि इनकी बीच की दूरी यदि हम लोग मान लेते हैं यदि 10 मीटर है, ठीक है, जितना हो भी रहे, है ना, 10 मीटर 5 मीटर जो भी रहे, यदि 5 मीटर है इनके बीच की दूरी दोनों रेखाओं के, तो यहाँ पर आप कहीं पर नापें ना, यहाँ से लेकर, है ना। रेखा मतलब ये कभी रुकेगी नहीं। रेखा का मतलब यही होता है कि रेखाएं आगे भी बढ़ती चलती चली जाती हैं, ठीक है, इधर या इधर, ठीक है। बाकी हम लोग रेखाखंड, आप किरण के बारे में तो जानते ही हैं, है ना, कि यदि यहाँ पर यदि हम कोई लंबाई को यदि हम लोग नाप देते हैं तो उसे रेखाखंड कहते हैं। यदि एक बिंदु हम लोग को पता रहता है, ज्ञात रहता है कहाँ से रेखा आ रही है, और लेकिन हम लोग को एक हम लोग को जो दूसरा बिंदु रहता है वो अज्ञात रहता है, तो उसे हम लोग किरण कह देते हैं। साथ ही साथ यदि हमको दोनों हम लोग का शुरुआत और अंत बिंदु नहीं पता रहता है तो उसे हम लोग रेखा कह देते हैं, ठीक है। इसको रेखाखंड कहते हैं, इसको किरण कहते हैं, है ना। एक बिंदु हम लोग को पता रहे कहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन कहाँ तक जा रही है ये नहीं पता है। यहाँ पर हम लोग को ना शुरुआत पता है ना अंत पता रहता है, तो इसे हम लोग रेखा कह देते हैं, ठीक है। तो ये है दो रेखाएं आप एक ही तल में होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहे ना, है, कहीं पर नापें आप, ठीक है। तो बीच की लंबवत दूरी आपकी बराबर रहे तो उसे बोल देते हैं समानांतर रेखाएं, ठीक है। और चलिए हम लोग तिर्यक रेखा को पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए यदि कोई दो रेखा ना आपस में यहाँ समानांतर रेखा है, ठीक है। यदि इस तरह से एक तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद कर दी, ठीक है, तो थोड़ा हम संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं कोण 1, ठीक है। यहाँ पे कोण 1 नामकरण कर दिए, यहाँ पर कोण 2, ठीक है। यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं कोण, चलिए इसको नामकरण कर देते हैं कोण 3, यहाँ पर कोण 4, ठीक है। और चलिए इसको फिर हम लोग नामकरण कर देते हैं कोण 5, यहाँ पे कोण 6, ठीक है, कोण 7 और यहाँ पे कोण 8। इस तरह से हमने कुल 8 कोण बना दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें होता है ना कि संगत कोण आपस में बराबर रहते हैं, है ना। लिख देते हैं हम लोग संगत कोण, ठीक है। देखिए संगत कोण क्या होता है ना, देखिए इसको ना यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक रेखा यहाँ पे जैसे प्रतिच्छेद करी तिर्यक रेखा जो समानांतर रेखा, तो यहाँ पर बन रहा है कोण। मान लीजिए कि इस फोटो को आप उठा रहे हैं ना, तो यहाँ पर रखेंगे ना, जैसे यहाँ पर ना कोण 1 है तो कोण 1 के स्थान पर यहाँ पर क्या है, कोण 5 है। यह दोनों आपस कोण संगत में है, ठीक है, संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कोण 2 है यह कोण 6 संगत कोण होगा, है ना। कोण 3 और यहाँ पे कोण 7 संगत कोण है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण 4 है वो कोण 8 के साथ संगत कोण है। यह संगत कोण आपस में बराबर रहते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। देखिए कोण 1 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर देखिए यह तिर्यक रेखा मतलब दो समानांतर रेखा है ना, यह तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर काट रही है ना, तो तिर्यक रेखा और यहाँ पर जो समानांतर रेखा इसके साथ यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, वही जो यहाँ पे तिर्यक रेखा काट रही है समानांतर रेखा है, तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, यह संगत कोण कहलाएगा। और इसके साथ यह वाला कोण कहलाएगा संगत कोण, ठीक है। तो कोण 1 का संगत कोण कौन सा मिला, कोण 5, यह आपस में बराबर होगा। और कोण 2 का संगत यहाँ पर लिख देते हैं, कोण 2 का संगत कोण कौन है, कोण 6 है, यह आपस में बराबर होगा, है ना। नामकरण कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर जैसे यह समानांतर रेखा है यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ पर यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में संगत कोण होगा, ठीक है। और कोण 3 के साथ कौन सा होगा, कोण 7 होगा। यहाँ पे कोण 4 के साथ कौन सा, कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, यह आपस में बराबर होगा। चलिए कोण 4 हो गया, कोण 8 ये संगत कोण है। यहाँ पे कोण 3 और 7, कोण 3 और कोण 7 होगा संगत कोण। और हम लोग एकांतर कोण के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एकांतर अंतः कोण, देखिए तो एकांतर अंतः कोण क्या होता है,
है ना। अंतःकोण की जब बात करता है ना, जो समानांतर रेखा है ना, समानांतर रेखा के अंदर जो आपको कोण मिलता है इसे अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, देखिए 4 कोण और 3 और 6 और 5 ये सब ना, यहाँ पे 4 3 6 5 ये सब अंदर बन रहे हैं ना समानांतर रेखा के, इन्हें अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, और वहीं बाह्य कोण की बात करें तो जो यहाँ पे बाहर आपको मिला है 1 और 2 हो जाएगा 7 और 8, ये बाह्य कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो एकांतर अंतःकोण भी आपस में बराबर होते हैं। एकांतर मतलब एक के अंतर पर लीजिए, है ना। जैसे देखिए एकांतर कौन सा होगा, जैसे यहाँ पर समानांतर रेखा है या तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पर हम लोग अंतःकोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, तो कोण 3 के एकांतर पे कौन सा है यह। ठीक है, यहाँ पर 3 और 6 को नहीं ले लेंगे, है ना, कोण 3 और 6 नहीं, कोण 3 और 5, यहाँ पर ये क्या है एकांतर कोण, कोण 3 बराबर कोण 5 ये एकांतर कोण है। कोण 4 और कोण 6 क्या है, ये एकांतर कोण है, ये भी आपस में बराबर होते हैं। कोण 4 बराबर कोण 6 ये एकांतर कोण हो गया। यह तो अंतःकोण की बात होगी। और हम बता देते हैं एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, ये भी आपस में बराबर रहते हैं। तो देखिए अब बाहर कौन सा कोण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, कोण 2 का एकांतर कौन हो जाएगा, कोण 8, कोण 2 और कोण 8 बराबर होगा, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8, यह बराबर होगा। कोण 1 किसके साथ एकांतर, इसका कौन सा कोण होगा, यहाँ पे कोण 7, यहाँ पे लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 7। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अंतःकोण की बात करें ना, देखिए यहाँ पर यह दोनों समानांतर रेखाएं हैं ना, तो समानांतर रेखाओं के ना तिर्यक रेखा के एक ही जैसे देखिए ये समानांतर रेखा यह तिर्यक रेखा काट रही है, तो अंतःकोणों की हम लोग बात करें। ठीक है, तो कोण 3 और यहाँ पे कोण जो 6 है, कोण 3 और 6 का योगफल कितना 180 अंश होता है। कोण 3 और कोण 6 का योगफल 180 अंश होता है ना। इन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पर वहीं हम लोग यहाँ की बात करें तिर्यक रेखा के अंतःकोणों की, यहाँ पर देखिए कोण 4 और कोण 5 का योगफल कितना, कोण 4 और 5 का ये भी हो जाएगा कोण 4 धन कोण 5 का योगफल भी 180 अंश होगा। अब तिर्यक रेखा के अंतःकोणों को तो हम लोगों ने जोड़ लिया है ना। देखिए यहाँ पर 3 और 6 को जोड़ेंगे तभी 180 अंश, कोण 4 और कोण 5 को जोड़ेंगे तभी 180 अंश। ठीक है, और यहाँ पर अब बाह्य कोणों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कोण 2 और यहाँ पे कोण 7, कोण 2 और 7 का भी योगफल कितना होगा, कोण 2 प्लस कोण 7 का योगफल 180 अंश। और यहाँ पे कोण 1 और कोण 8 का योगफल कितना 180 अंश, कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर कितना 180 अंश। तो यही होता है समानांतर रेखाएं। ठीक है, एक ही तल में होनी चाहिए, 2 रेखाएं रहेंगी, उनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहेगी, है ना, कहीं पर नापिए, उनके बीच की लंबवत दूरी आपस में बराबर रहेगी, तो उन्हें कहते हैं समानांतर रेखाएं। ठीक है, यदि हम लोग मान लेते हैं यह रेखा यल है और ये रेखा यम है, यदि हम लोग को इसको लिखना रहता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रेखा यल समानांतर का इस तरह से चिन्ह रहता है और फिर लिख देते हैं हम लोग रेखा ये हम लिख देते हैं। ठीक है, और यदि 2 समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद कर रही है तो संगत कोण आपस में बराबर रहते हैं ना। संगत कोण क्या होता है, मतलब देखिए यहाँ पर इन चारों कोणों को यहाँ पर लाकर हम लोग इस तरह से रखेंगे ना, तो है ना साथ साथ में कौन मिलेगा, देखिए यहाँ पर कोण 1 और 5 हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 2 के साथ यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 के साथ कोण 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 के साथ यह 7 हो जाएगा, कोण 3 के साथ कोण 7। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे संगत कोण। ठीक है, फिर होता है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण की बात करें ना, तो यहाँ पे जो समानांतर रेखा है उसके अंदर जो कोण बनते हैं उसे अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, तो एकांतर अंतःकोण मतलब देखिए यहाँ पे ये तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेद करी तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है अंदर के कोण की बात करेंगे, कोण 3 के साथ कोण 5 बन जाएगा और कोण 4 के साथ कोण यहाँ पे 6 बन जाएगा, कोण 4 के साथ कोण 6। और वहीं एकांतर बाह्य कोण की बात करें तो 1 के साथ यहाँ पर बनेगा कोण 7 कोण। ठीक है, और वहीं कोण 8 की बात करें तो यहाँ पे कोण 2 बनेगा। ठीक है, ये आपस में बराबर रहेंगे। और देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों की या बाह्य कोणों की बात करें ना तो दोनों का योगफल कितना 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए यह तिर्यक रेखा है, जब हम लोग कोण 3 और कोण 6 को जोड़ेंगे तब 180 अंश होगा। कोण यहाँ पे कोण 4 और कोण 5 को जोड़ेंगे, ठीक है, तब 180 अंश होगा। जब हम लोग कोण 2 बाह्य कोण की बात करें, कोण 2 और कोण 7 को जोड़ेंगे तब 180 अंश होगा, कोण 1 और 8 को जोड़ेंगे तब 180 अंश होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास में। प्रश्नावली हम लोग 9A को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ ना, दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समानांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले प्रश्न को। चलिए तो पहले हम लोग ना एक रेखा ही खींच देते हैं यहाँ पे, है ना, एक रेखा हम लोग खींच देंगे इस तरह से। हम लोगों ने एक रेखा खींच दिया, AB नामकरण करना है तो चलिए हम लोग नामकरण कर देते हैं।
ए बी रेखा हमने खींच दिया, ठीक है। अब बोला है ना दी हुई रेखा ए बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर हम लोग को ए बी के समानांतर एक रेखा खींचना है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप ना यहाँ पे स्केल में 5 सेंटीमीटर की दूरी माप लीजिए, ठीक है। हम लोग 5 सेंटीमीटर के यहाँ पे इस तरह से दूरी मापी और यहाँ पर ना 2 बिंदुओं पर इस तरह से है ना, कहीं पर भी रख के 2 बिंदुओं पर इस तरह से चाप लगाकर काट दीजिए, ठीक है। और एक बार हम लोग यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कुल 2 बार चाप काट दिए और यहाँ पर देख लेंगे जब इसका ना इन दोनों का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जब आप स्केल से मिलाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपरी किनारे पर और यहाँ पर एक समानांतर रेखा इसको एकदम टच करते हुए, ठीक है, उन दोनों सबसे ऊपरी हिस्सों से टच करते हुए इस तरह से खींच दीजिए। ये है ना ए बी के समानांतर रेखा है, ठीक है। अच्छा, हम एक बार नाप कर भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर माने हुए हैं, तो यहाँ पर तो 5 सेंटीमीटर है, चलिए ठीक है। यहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं। यदि हम लोग सही किए रहेंगे ना तो 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आएगा, है ना, आएगा ही आएगा। या फिर आप कहीं पर भी नापेंगे, ठीक है, कहीं पर भी नापेंगे तो यह आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। कोई भी इस तरह से एक रेखा दिया रहे, ठीक है, और आपको इसके समानांतर कोई रेखा खींचना है तो आप प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भरिए, जितना भी दूरी दिया रहे, ठीक है। और यहाँ पे 2 स्थानों पे इस तरह से चाप कटा लीजिए, ठीक है। इस तरह चाप लगा लेंगे और सबसे ऊपरी हिस्से से मिला दीजिए, तो यहाँ पे ए बी के समानांतर यह रेखा हो जाएगी। चलिए हम लोग ना जो रेखा बनाए उसका हम लोग नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ए बी तो हो गया, चलिए इसका हम लोग सी डी नामकरण कर देते हैं, ठीक है, सी डी। और यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर इस तरह से ना हम लोग लाइन भी खींच देते हैं और दिखा भी देते हैं। यहाँ पर है ना लंबवत रेखा रहेगी और साथ साथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भी हम लोग लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर यह 5 सेंटीमीटर है इनके बीच की दूरी। यहाँ पर कहीं पर भी नापेंगे तो क्या मिलेगा, लंबवत नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। और इस तरह से हम लोग समानांतर रेखाओं को किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए हम लोग लिख देते हैं जो ए बी है, ठीक है। और रेखा के लिए हम लोग कौन सा चिन्ह बनाते हैं, इस तरह से दोनों तरफ इस तरह से तीर बना दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ। और समानांतर के लिए इस तरह से चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। ए बी समानांतर हम लोग लिख देते हैं सी डी, ठीक है। और इस तरह से हम रेखा बना देते हैं ना। ए बी हम लोगों ने लाइन खींचा और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्रकार में भरा और इस तरह से हम लोगों ने चाप कटाया 2 और सबसे ऊपरी हिस्से से हम लोगों ने दोनों बिंदुओं को मिला दिया। और यहाँ पर तो ए बी के समानांतर हमने सी डी रेखा हमने खींच दिया, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर हमने लंबवत दूरी दिखा दिया। ये लंबवत दूरी है और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर हमेशा रहेगी, है ना, चाहे आप कहीं पर नापें, ठीक है। तो ये भी समानांतर सी डी हमने लिख दिया। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समानांतर रेखा खींचिए, ठीक है। हल करने वाले हम लोग दूसरा वाले प्रश्न। तो इसमें दिया हुआ है ना कि कोई रेखा बना दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रेखा एक खींच दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक रेखा बना दिया और इसके बाहर कहीं पर भी कोई एक बिंदु ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने एक इस तरह से बिंदु ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से होकर हम लोग एक ऐसी रेखा खींचना है जो इसके समानांतर हो, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको ना कि जो भी आपको बिंदु है पहले ना हम लोग इस यदि बिंदु से ना एक हम लोग लंबवत दूरी यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग की रेखा है यहाँ से यदि हम लोग को लंबवत दूरी ज्ञात हो जाएगी ना तो हम लोग वहीं नाप कर और यहाँ से प्रकार में हम लोग भर कर वहीं दूरी और यहाँ पर हम लोग चाप कटा कर और उसको मिला देंगे, ठीक है, सबसे ऊपरी हिस्से से। तो हम लोग को इस रेखा के समानांतर एक रेखा मिल जाएगी। तो हम लोग किसी बिंदु से ना किसी रेखा पर लंब कैसे डालते हैं, देखिए लंब डालने के लिए ना आपको यहाँ पे जो भी आपको है, ठीक है, जो भी आपको बिंदु मिला है वहाँ पर केंद्र बनाइए और यहाँ पर 2 स्थानों पर चाप कटा लीजिए, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पर यह रेखा है यहाँ पर 2 स्थानों पे चाप कटा लीजिए। तो हम लोग चाप कटा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने चाप कटा लिया। चाप कटाने पर ना ऐसा कटाएंगे कि यहाँ पे आपको 2 कटान बिंदु मिले। यदि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर छोटा रेखा खींचे हुए हैं तो उसको आगे बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पर आपको 2 कटान बिंदु मिले, ठीक है। 2 कटान बिंदु मिलने के बाद आपको 2 प्रतिच्छेदन यहाँ पे बिंदु मिलेगा ना, तो इन्हीं से ना आप क्या करेंगे, इसको हम लोग को समद्विभाजित करना है ना। जो रेखा यहाँ पर है ना समद्विभाजित कर देंगे और मिलाएंगे ना तो यहाँ पर ये लंबवत बनाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ना यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो रेखा आपकी है, ठीक है, इतना इसको ना आधा से हम लोग अधिक दूरी लेते हैं, ठीक है। आधा से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे इस तरह से चाप कटाइए। देखिए हम लोगों ने आधा से अधिक दूरी लिया और इस तरह से चाप कटाया, ठीक है। अब उसी चाप से जो आपका चाप है, जो दूसरा यहाँ पे कटान बिंदु है, यहाँ पर रखिए, ठीक है, और यहाँ पर चाप कटाएंगे हम लोग, ठीक है।
जो दूसरा हम लोग को यहाँ पे कटान बिंदु मिला था वहाँ से हमने उन लोगों ने चाप कटाया, ठीक है। चाप कटाने पर आपको ना यहाँ पे 2 कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर मिला दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं, दोनों कटान बिंदुओं को। एक यहाँ पर मिला हुआ है और एक आपका यहाँ पर, तो इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। मिलाएंगे ना तो आपको यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक कटान बिंदु मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो हम लोग का यह बिंदु था ना, इससे यह लंबवत होगा, ठीक है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा। जो यहाँ पर आपको 2 बिंदु यहाँ पर था ना, यहाँ पर इसी को हम लोगों ने आधा किया ना, तो यहाँ पे यह इस मतलब यहाँ पर जो हम लोग को यहाँ रेखाखंड था, इसको हमने समद्विभाजित किया, लंब समद्विभाजक हमने किया, ठीक है। साथ ही साथ यदि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आप नापेंगे ना, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यह दोनों के बीच की दूरी आपकी बराबर रहेगी। साथ ही साथ और जो कटान बिंदुओं को आप मिलाए हुए हैं ना, तो जो रेखा बन रही है यह 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। एक बार हम आपको नाप कर भी दिखाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर यदि हम लोग मिला देंगे ना, देखिए इस रेखा पर हमने एकदम से मिला दिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रहा है ना, तो मतलब हम लोगों ने सही किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इस बिंदु से और यहाँ पे इस जो रेखा था, यहाँ पर लंबवत दूरी हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यह दूरी नाप लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पर थी, ठीक है, यहाँ पर था। अब चलिए इसी को ना हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी केंद्र बना दीजिए इस रेखा पे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से प्रतिच्छेद कर दीजिए, ठीक है। काटने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपरी हिस्से से आपको इस बिंदु को मिलाना है, ठीक है। तो हम लोग मिला देते हैं। चलिए तो यह हो जाएगा हम लोग का। हमने ना इस रेखा के समानांतर एक समानांतर रेखा खींच दिया, ठीक है। चलिए साथ साथ आपको हम नाप कर भी दिखाते हैं। देखिए नाप रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग को देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर अधिक ही हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। मतलब 4.6 सेंटीमीटर मिला। चलिए यहाँ पर भी हम लोग नाप कर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी आपको कितना मिला है, 4.6 सेंटीमीटर मिला है। मतलब हम लोगों ने सही किया। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक रेखा हमें दे दिया गया था और यहाँ पे बता रहा था कहीं पर एक कोई बिंदु है, ठीक है। तो कहीं पर भी एक बिंदु ले लेंगे, तो बिंदु से ना आप यहाँ पे सामने वाली जो यहाँ पे यह रेखा है, ठीक है, इस पर यहाँ पे लंबवत हम लोग एक रेखा यदि खींच दें ना, यहाँ पे इसकी हम लोग के बीच की लंबवत दूरी पता हो जाएगी। तो वही हम लोग नाप के कहीं पर, ठीक है, इस तरह से चाप कटाकर हम लोग यहाँ पे इस बिंदु से और यहाँ पे चाप के से सबसे ऊपरी हिस्से से हम लोग मिला देंगे, तो इस रेखा के समानांतर एक रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया ना, यहाँ पर केंद्र मान के, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से एक चाप कटाया, ठीक है। तो जो हम लोग का बिंदु था उससे हम लोगों ने सामने वाली रेखा पे इस तरह से आप चाप कटाइए, ठीक है। चाप कटाने पर आपको 2 बिंदु मिलेगा, ठीक है। अब दोनों बिंदुओं को क्या कर दीजिए, लंब समद्विभाजक कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ इसी से बिंदु से आप यहाँ पर है ना 2 आप यहाँ पे रेखाखंड बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इतने के बीच की दूरी नाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने इस तरह से 2 यहाँ पे कटान बिंदु यहाँ पे रेखा पे प्राप्त किया हुआ है ना, तो जब इसको आप ना यहाँ पे लंब समद्विभाजक करेंगे ना, मतलब लंब समद्विभाजक का मतलब कि यहाँ पे जो बिंदु मिला है वहाँ से आधा से अधिक दूरी मानकर यहाँ पे इधर भी चाप कटाइए, यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है यहाँ से भी आधा से अधिक दूरी मानकर चाप कटाएंगे, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर जो दोनों यहाँ पर चाप कटाए रहेंगे, यहाँ पर एक कटान बिंदु मिलेगा, आप यहाँ पर कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको मिलाएंगे ना और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यह हमेशा अब इसी बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है। हमेशा जो आपका बिंदु रहेगा, जिस बिंदु को मानकर यहाँ पर आप दूरी नापे थे, ठीक है, इसी का हमने लंब समद्विभाजक किया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर इस यहाँ से यहाँ तक रेखा थी, इसको हमने 2 बराबर भागों में यहाँ से यहाँ तक बांटा भी, और साथ ही साथ जो भी रेखा हम लोग खींचेंगे, जो कटान बिंदुओं को हम लोग मिलाएंगे ना, जो चाप हम लोग यहाँ से लगाए थे आधा से अधिक दूरी यहाँ से भी, और उन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाएंगे, तो इसी बिंदु से आपका होकर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होकर जाएगा, तो यहाँ की हम लोग को बीच की लंबवत दूरी पता चल गई। तो अब यही दूरी प्रकार में भर लीजिए यहाँ पे, और कहीं पर यहाँ पे इस तरह से छाप लगा दीजिए, ठीक है। छाप लगाने के बाद यहाँ पे जो सबसे अधिकतम ऊंचाई रहेगा, ठीक है, जो चाप का सबसे उच्चतम बिंदु रहेगा, यहीं से आप इस बिंदु से ले होते हुए, ठीक है, आप रेखा खींच दीजिए। तो जो कि हम लोग को इस रेखा के समानांतर ये वाली रेखा हम लोग को मिल गई, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, ये हम लोग का बिंदु था यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का बिंदु था। और यहाँ पर चलिए नामकरण भी हम कर लेते हैं। इसको हम चलिए रेखा यल लिख देते हैं, इसको हम लोग रेखा यम लिख देते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, दी हुई रेखा यल के समांतर रेखा हम लोगों ने यम खींचा, ठीक है। इस तरह से हमने लिख भी दिया। चलिए इस तरह से प्रश्न 2 हम लोग का हल हो गया।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना, पास चित्र में त्रिभुज ABC के आधार, यहाँ पे त्रिभुज ABC का आधार दिया हुआ है BC है, ठीक है, BC आधार है, के समानांतर DE, इसके समानांतर है DE, ठीक है, और FG रेखाखंड, और FG भी समानांतर है, रेखाखंड खींचे गए हैं। रेखाखंड का मतलब जिसका हम लोग लंबाई नाप सकें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चाहें तो FG और DE इसका हम लोग लंबाई नाप देंगे तो यह क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। यह सभी त्रिभुज की जो भी भुजाएं रहेंगी सब तो रेखाखंड ही रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ पहला कि कितने समलंब है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड दिया हुआ कितने त्रिभुज है, ठीक है। हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को, तीसरे वाले में भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ कितने समलंब है, समलंब मतलब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज क्या होता है ना, जो भी यदि हम लोग के पास ना कोई चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज रहे, चतुर्भुज में ना दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं यह कोई चतुर्भुज हो गया, चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर ना, यहाँ पे दो भुजाएं आपस में समानांतर होनी चाहिए, ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर हो जाए, ठीक है। कोई भी इस तरह से चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है। चार भुजाएं रहनी चाहिए और बस यहाँ पे दो भुजा, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो जाए, दो भुजाएं आपस में समानांतर है, ठीक है। यहाँ पे यह भुजा इस भुजा के समानांतर है, तो ये हम लोग का क्या है, समलंब चतुर्भुज है। यह भी हम लोग का समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में देख लीजिए कौन कौन समलंब है, ठीक है। देखिए यह वाली भुजा बता रहा था ना कि यहाँ पे BC के समानांतर D ही है और यहाँ पे D इस BC के समानांतर ये भी है, ठीक है। तो यह भी आपस में समानांतर ही है, ठीक है। यह इसके समानांतर है और यह जो है इसके भी समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों रेखाएं आपस में समानांतर ही, ठीक है। इन दोनों के बीच की भी दूरी, लंबवत दूरी बराबर रहेगी, इन दोनों के बीच की भी लंबवत दूरी बराबर रहेगी, और साथ साथ इस भुजा जो है, ये वाली भुजा है, इसके भी यहाँ पे इसके भी बीच की लंबवत दूरी बराबर रहेगी। तो यहाँ पर कितने समलंब चतुर्भुज बनेंगे, देखिए यहाँ पर एक यह बनेगा BCED, ठीक है, BCED बनेगा, ठीक है, क्योंकि यह वाली जो भुजा है ना इसके समानांतर है, ठीक है। यह चतुर्भुज तो बन ही रहा है, BCED यह बन रहा है चतुर्भुज, और यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है, तो यह हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक यहाँ पर बनेगा, ठीक है, DEGF है, ठीक है। नामकरण किसी तरह भी करिए, ठीक है। यह तो समलंब चतुर्भुज तो है ही, ठीक है, क्योंकि यह वाली जो भुजा है ना इस भुजा के समानांतर है, और यह हम लोग का बनेगा, ठीक है। एक यह बन गया, एक यह, और यहाँ पर एक यह बनेगा हम लोग को, ठीक है, BCGF, ठीक है। देखिए यह वाली जो यहाँ पर जो चतुर्भुज बन रहा है, देखिए यहाँ से लेगा फिर इस तरह से यह बड़ा वाला जो बन रहा है ना, यह वाली भी भुजा इस भुजा के क्या है, समानांतर है ना, क्योंकि यह समानांतर है इसके और यह समानांतर है इसके, तो यह दोनों भी तो आपस में समानांतर ही है, तो यह भाई एक चतुर्भुज बनेगा। देखिए एक यह बना हम लोग को, एक यह मिला, ठीक है, और एक यह मिला, ठीक है, और एक यह बड़ा वाला मिला, ठीक है। तो हम लोग को कुल 3 समलंब मिलेंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं 3 समलंब हैं, ठीक है। और चलिए साथ साथ हम तीनों को लिख भी देते हैं, ठीक है, BCED, ठीक है, यह हो जाएगा हम लोग को BCED, एक यह हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन होगा, देखिए यहाँ पर होगा BC, यहाँ पर यह वाला भी होगा, ठीक है, BCGF, यह भी होगा BCGF, ठीक है। सब एक ही में रहेगा क्योंकि यह चतुर्भुज आप लिख रहे हैं, BCGF, ठीक है, BCGF हमने लिख दिया, ठीक है। और एक यह भी रहेगा हम लोग को DEGF, ठीक है। नामकरण किसी तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो जैसे अभी इस चतुर्भुज को हमको लिखना है ना, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख दे सकते हैं ना, FGED, है ना, किसी तरह से भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इस तरह लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा DE सब एक ही में रहेगा, ठीक है, DEGF, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है ना कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज कौन कौन सा बनेगा, है ना, 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा FG, एक यह आपको त्रिभुज मिल जाएगा, और कौन त्रिभुज मिल रहा है यहाँ पे ADE, ठीक है, AD और E, एक यह त्रिभुज आपको मिल रहा है, और यहाँ पे एक बड़ा वाला, ठीक है, ABC, तो यह तो रहेगा ही। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं 3 त्रिभुज हैं, ठीक है। सेकेंड वाला प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज में पूछा हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं 3 त्रिभुज है, ठीक है, 3 त्रिभुज है, और साथ साथ यदि हम तीनों को लिखना चाहें तो लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर चलिए सिंबल बना देते हैं हम लोग, त्रिभुज AFG, एक यह त्रिभुज है, और फिर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ADE,
ई, ठीक है, एक यह है और यहाँ पे ए बी सी जो बड़ा वाला त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो कुल 3 त्रिभुज है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, पास चित्र में यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यल है और यम है दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तथा टी एक तिर्यक रेखा है, टी एक तिर्यक रेखा है जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोण 1 बराबर हम लोग को यहाँ पर 30 अंश दिया हुआ है, जो यहाँ पर कोण 1 बना है 30 अंश दिया हुआ है। तो शेष कोण, यहाँ पर शेष जो भी कोण है उन सबका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस फिगर को यहाँ पर हम लोग बना भी देते हैं। यही चित्र हम लोग को दिया था, ठीक है। दो यल और यम समांतर रेखाएं और टी रेखा प्रतिच्छेद करिए, ठीक है। टी तिर्यक रेखा है और यहाँ पर कोण 1 का मान हमें दिया हुआ है 30 अंश, ठीक है। और सबका हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, दिया है कोण 1 बराबर 30 अंश, ठीक है। इतना तो हम लोग को दिया हुआ है। देखिए कोण 1 30 अंश हुआ ना, तो यहाँ पे कोण जो 3 है वो भी हम लोग का 30 अंश हो जाएगा, है ना। क्योंकि ना जब भी देखिए, जब भी कोई भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है ना, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर नाप कर चेक कर लीजिए। यदि इस तरह से कुल दो रेखाएं या एक दूसरे का आपस में प्रतिच्छेद करें ना, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण यह आपस में बराबर होगा, ठीक है। और यह वाला कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर होगा, ठीक है। कोई भी आप दो रेखाएं ले लीजिएगा, ठीक है। दो रेखाएं इस तरह से खींचकर आप कोण यहाँ पर नाप कर देख सकते हैं। यह वाला कोण इस कोण के बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण इसे बोलते हैं। तो देखिए, तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 3 हम लोग लिख देते हैं। कोण यहाँ पे कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1, ठीक है। किस तरह से हमने बोल दिया, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख, ठीक है। और कोण 1 का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। कोण 3 तो हम लोग लिख देते हैं कोण 3 बराबर, कोण 1 का मान हमें 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो यह भी हम लोग का कितना हो गया, 30 अंश हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कोण 1 है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए ये दो समानांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करी, तो कोण 1 और कोण 5 भी तो बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, संगत कोण इसे बोलते हैं, ठीक है। दो यहाँ पे समानांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देखिए, इस फोटो को हम लोग यहाँ पर लिया कर लगाएंगे इस तरह से ना, तो यहाँ पे कोण 1 के स्थान पर जो आएगा, ठीक है, यह बराबर होगा आपस में। कोण 4 8 के बराबर होगा, कोण 2 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कोण 1, ठीक है, कोण 5 बराबर कोण 1 लिख देते हैं। कोण 5 बराबर 1 ऐसा हमने क्यों लिख दिया, संगत कोण से, ठीक है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोण 5 हम लोग रहने देते हैं। कोण 1 का वैल्यू 30 अंश है, हम लोग यहाँ पे 30 अंश रख देते हैं। तो कोण 5 का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब या तो यहाँ से यहाँ पे इस कोण को बताना है, 7 को निकालना है, तो यह भी निकल जाएगा। या तो आप शीर्षाभिमुख कोण से बता दें कि यहाँ पे कोण 5 और कोण 7 बराबर है। या तो आप यहाँ से संगत कोण से भी ज्ञात कर सकते हैं। कोण यहाँ पे जो 3 है इसका संगत कोण कौन है, कोण 7 कोण है, ठीक है। तो या तो इस तरह से ज्ञात कर ले, चाहे इस तरह से। चलिए हम लोग संगत कोण करके ही ज्ञात कर देते हैं कि यहाँ पे जो कोण 3 है, जो कोण 7 है ना, वो कोण 3 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, संगत कोण, ठीक है। तो कोण 7 का वैल्यू हो जाएगा, जो कोण 3 का हम लोग मान निकालें 30 अंश, तो ये भी हो जाएगा हम लोग को 30 अंश। अब देखिए, एक कोण का यदि हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दे दिया था ना, तो हम लोग 4 कोण का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखिए कोण 1 का यहाँ पे शीर्षाभिमुख, यहाँ पे कोण 1 का संगत कोण 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये कोण 1 ज्ञात हो गया, तो यहाँ पर यह शीर्षाभिमुख कोण ये ज्ञात हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 5 कोण ज्ञात हो गया, तो यह शीर्षाभिमुख कोण से यह ज्ञात हो जाएगा। या फिर यह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एकांतर कोण की बात हमने किया, एकांतर अंतःकोण भी आपस में बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा एक, यहाँ पे दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें ना, तो कोण 3 और कोण 5 भी आपस में बराबर होते हैं। कोण 3 और कोण 5 बराबर होगी, कोण 4 और कोण 6 बराबर होगा, 2 और 8 बराबर होगा। एकांतर यहाँ बाय कोण हो जाएगा, कोण 1 और यहाँ पे 7 बराबर होगा, ठीक है, एकांतर बाय कोण से। तो यह तो हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे 3 कोण का तो वैल्यू ज्ञात कर दिया। एक कोण का दिया था, यहाँ पे 4 कोण का एक दिया रहेगा, तो आप 4 का मान निकाल देंगे, ठीक है। एक तो दिया हुआ था, 3 का आप मान ज्ञात कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को 4 को ज्ञात करना है। तो देखिए, अभी आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग को यह रेखा है, ठीक है, ये सीधी रेखा है, और यहाँ पे कोण 1 और कोण 4 का वैल्यू यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोण, तो इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं। या फिर हमने बताया था कि यहाँ पे जो समानांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण 4 और यहाँ पे कोण 5 को जोड़ देंगे तभी 180 अंश हो जाएगा। चलिए, तो कोण 5 का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर दें। चलिए, इसी मान से हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कोण 4 और यहाँ पे कोण 4 धन कोण 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 अंश। ऐसा हमने क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ पर ना तिर्यक रेखा के
हमने अभी पीछे बताया भी आपको, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण, ठीक है, एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग, कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। कोण 4 और कोण 5 को जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो कोण 5 का वैल्यू हम लोगों ने 30 अंश निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं, कोण 4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 30 अंश, ठीक है, बराबर 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे कोण 4 बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे धन में राशि है, बराबर को उधर कर देंगे, ऋण में हो जाएगा, 180 अंश के साथ घट जाएगा, 180 अंश माइनस 100, यहाँ पे 30 अंश घटेगा ना, प्लस में 30 था, बराबर को उधर आ गया, ऋण में आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर घटा दीजिए, तो कोण 4 का वैल्यू 180 में से हम लोग 30 घटा देंगे तो 5 3 8 होता है, तो 150 अंश बचेगा, ठीक है। तो अब एक कोण का हमको वैल्यू निकल कर आ गया ना। यदि हम लोगों ने कोण 4 का वैल्यू 150 अंश निकाल दिया, देखिए हम लोग यहीं से सबका निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कोण 4 का वैल्यू कितना 150 अंश है ना, तो यह वाला कोण और यहाँ पे कोण 6 वाला कोण यह भी बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से, यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी 150 अंश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोण 4 है तो यहाँ पर कोण 8 भी बराबर होगा। यह दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे, संगत कोण से, कोण 8 और यहाँ पे कोण 4 और कोण 8 बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी हम लोग बात करें तो यह भी हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, कोण 4 और बराबर कोण 2 होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। यहाँ पे दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इसको, ठीक है। जो यहाँ पर बचे हुए कोण 4 का वैल्यू निकाल दिया हमने, है ना, तो कोण 4 से हम लोग कोण 2 का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कोण 4 हो जाएगा, यहीं पर चलिए हम लोग बना देते हैं, ठीक है। कोण 4 कोण 2 को लिखते हैं हम लोग, कोण 2 होगा और कोण 4 आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा कोण 2 और 4, क्योंकि यहाँ पर ना शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, कोण 2 और कोण 4 बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग कोण 4 का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना 150 अंश। तो कोण 2 का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा कितना 150 अंश। इसका तो हम लोगों ने मान ज्ञात कर दिया। चलिए और हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कोण 4 बराबर 150 अंश, तो यहाँ पे कोण 8 भी बराबर होगा, संगत कोण, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। हम लोग लिख देते हैं कोण 8 बराबर कोण 4, ये हमने कैसे बोल दिया, संगत कोण से, संगत कोण, ठीक है। तो कोण 8 बराबर भी हम लोग को निकल कर आ जाएगा कितना, यहाँ पे कोण 4 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 150 अंश, तो ये भी हो जाएगा 150 अंश। चलिए बाकी यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बस हम लोग का कोण 6 ही बचा हुआ है, ठीक है। बाकी सबका हमने वैल्यू ज्ञात कर दिया है। कोण 6 का मान हम लोग निकालेंगे। चलिए एकांतर अंतः कोण से निकाल देते हैं। कोण 4 और कोण 6 बराबर होगा। देखिए तो हम लोग लिख देते हैं कोण 6 बराबर कोण 4, किस तरह से, यह एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। कई नियम लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कोण 8 का निकाल दिया, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर हम लोगों ने कोण 5 का निकाल दिया है, तो कोण 4 और कोण 5 का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर यह 30 अंश का हो गया, तो यह कितना बचा 150 अंश हो जाएगा। इन दोनों कोणों का योग कितना 180 अंश रहेगा। तो यहाँ पे 30 अंश घटा देंगे तो यह वाला कोण ज्ञात हो जाएगा, तो जो कि आपके 150 अंश आ जाएगा, ठीक है। कई तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, जिससे इच्छा करे उससे कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोण 4 बराबर कोण 5 लिख दिया है, ठीक है। एकांतर अंतः कोण यहाँ पे रीजन दे दिया है, यह वाला कोण और यह वाला कोण एकांतर अंतः कोण से बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग कोण 6 बराबर कोण 4 का वैल्यू रख देते हैं 150 अंश, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सबका यहाँ पे कोण ज्ञात कर लिया। कोण 1 हम लोग को यहाँ पे कोण 1 तो हम लोग को यह दिया हुआ था, ठीक है, यह तो हम लोग को दिया था। और यहाँ पे कोण 1 का निकल गया, यहाँ पे कोण 2 हम लोग को हो गया 150 अंश हो गया, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बताया ना कि कोण 1 कितना हम लोग का 30 अंश है, ठीक है। और यहाँ पर यह हम लोगों ने कोण 2 कितना निकाला हुआ है 150 अंश, ठीक है। यदि आप ना यहाँ पर यह रेखा है और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा, यहाँ पर कोण बन रहा है ना, तो 30 अंश और 150 अंश को जोड़ेंगे तो कितना 180 अंश मिलेगा, ठीक है। हर तरह से संतुष्ट करेगा। और यहाँ पे जो कोण 4 हमने निकाला है, यह कितना निकाला हुआ है, यह भी हम लोगों ने 150 अंश निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों यहाँ पे यदि इसको रेखा आप मान रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो यहाँ पे 30 अंश बना, तो यहाँ पे 150 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 अंश मिलेगा, ठीक है। और यह 30 अंश, तो यह भी हम लोगों ने 30 अंश निकाला हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सबका निकाल कर यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। 1 का तो दिया था, कोण 2 का 150 अंश आ गया, और कोण 3 का हम लोग को 30 अंश आया, ठीक है। और यहाँ पे कोण 4 का हमने निकाला 150 अंश, कोण 5 का 30 अंश निकला, और कोण 6 का 150 अंश,
और कोण 7 का यहाँ पे 30 अंश और कोण 8 का हमें निकल कर आया 150 अंश। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया 5 चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। चलिए, तो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी दिया हुआ है, एक त्रिभुज है। यहाँ पे दिया हुआ है कि बी डी भुजा ए सी के समानांतर है। जो यहाँ पर बी डी भुजा है वो ए सी के समानांतर है। ठीक है, तथा कोण ए बी डी बराबर 28 अंश है। यहाँ पे कोण ए बी डी दिया हुआ है 28 अंश। ठीक है, तो कोण यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे कोण डी बी के, तो यहाँ पर है डी, यहाँ पे बी के, इस कोण की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ज्ञात करना है कोण हम लोग को बी ए सी, तो यहाँ पर बी है, फिर ए है, यहाँ पर सी है, के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करने वाले हम लोग 5 वाले प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना इस फिगर को यहाँ पर अब बना देते हैं। यही हम लोग को फिगर दिया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पर हम लोगों ने फिगर को इसलिए बनाया ताकि समझाने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया हुआ ना कि त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ कि यहाँ पर जो यहाँ पर बी डी है और ए सी यहाँ पर ये समानांतर है। ठीक है, कोण यहाँ पर ए सी बी हम लोग को दिया हुआ है 30 अंश, है ना, तो यहाँ पर ये तो हो गया 30 अंश, और यहाँ पर ए बी डी हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर 28 अंश, ए बी डी इसी को 28 अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को त्रिभुज यहाँ पे जो कोण ए बी सी हम लोग को ज्ञात करना है, तो ए बी और सी, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है डी बी के, तो डी बी, और यहाँ पर चलिए यहाँ पर के बनाया था, यहाँ पर के, इस कोण को हम लोग को ज्ञात करना है, इस कोण को। और यहाँ पर ज्ञात करना है हम लोग कोण बी ए सी, बी ए सी हम लोग को इस कोण को ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए हमें दिया हुआ है ना कि डी बी और ए सी आपस में समानांतर है। ठीक है, समानांतर है, तो देखिए यहाँ पर यह दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है ना, तो यह एक तिर्यक रेखा है, यह एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर यह दोनों समानांतर रेखा है, तो यह तिर्यक रेखा है, यदि इन्हें प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? संगत कोण से। ठीक है, जब भी हम लोग जानते हैं कि देखिए यह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो यदि आपको समानांतर रेखाएं हो गई, ठीक है, दो यहाँ पर समानांतर हो गया रेखा हो गया ना, तो एक यदि तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, तो संगत कोण तो आपस में हम लोग जानते हैं कि यह वाला कोण ये इस कोण के बराबर होगा, यह वाला कोण यहाँ पे इस कोण के, यह वाला कोण इस कोण के, और यह वाला कोण इस कोण के आपस में बराबर होगा। ठीक है, बस इसको इस प्रकार से दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संगत कोण देखिए, यहाँ पर ये दो तिर्यक रेखाएं, यह दो समानांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करी है ना, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा यह दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर ही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पर रेखा हम लोग को यहीं तक दिया गया है ना, फिर भी ये क्या हो जाएगा, यह समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करिए तो क्या हो जाएगा, यह वाला कोण और यह वाला कोण कितना आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं कोण डी बी के। ठीक है, जिस तरह से नामकरण दिया है वैसे हम लोग नामकरण कर देते हैं डी बी, कोण डी बी के। ठीक है, यह इस वाले कोण की हम लोगों ने बात किया। ठीक है, बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि यह संगत कोण है, आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, संगत कोण रहेगा। ठीक है, संगत कोण, या इसलिए इन दो कोण आपस में बराबर है। ठीक है, और हम लोग को यह कोण दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, दिया है ना, कि कोण हम लोग को जैसे नामकरण दिया वैसे हम लोग कर देते हैं ए सी बी। कोण हम लोग को दिया हुआ है ए सी बी बराबर 30 अंश में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 30 अंश प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हम लोग लिख देते हैं कोण डी बी के बराबर, यहाँ पर यह भी हम लोग का कितना हो जाएगा, यह 30 अंश हो गया। ठीक है, एक तो यहाँ से हम लोग को यह हाल निकल कर आ गया, तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर यह हम लोग को अब 30 अंश निकल कर आ गया है ना। अब यहाँ पर तो इस कोण की हमें जानकारी लेना है, तो देखिए यहाँ पर ये एक रेखा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा है, इस रेखा पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे सबका योगफल कितना 180 अंश निकल कर आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने 30 अंश यहाँ पे ज्ञात कर दिया, यहाँ पे 28 अंश, तो यहाँ पे जो शेष बचेगा है ना, तो हम लोग इसको ज्ञात कर दें। ठीक है, हम लोग तीनों कोणों को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कोण यहाँ पर डी बी के प्लस कोण हम लोग लिख देते हैं ए बी डी, कोण ए बी डी। ठीक है, हम लोगों ने इस कोण को जोड़ लिया, इस कोण को जोड़ लिया, प्लस यहाँ पे जो ए बी सी यह वाला कोण बन रहा है, प्लस कोण ए बी सी बराबर ये हम लोग का कितना हो जाएगा 180 अंश। ये ऐसा हमने क्यों लिखा, लिख देते हैं एक रेखा पर बने कोण। ठीक है, एक रेखा पर हम लोग लिख देते हैं एक रेखा पर किसी बिंदु पर बने कोण। ठीक है, इस पर बनेगा 180 अंश का कोण, तो हम लोगों ने चलिए इसका हम लोगों ने ज्ञात कर लिया हुआ है। ठीक है, डी बी के हम लोगों ने 30 अंश ज्ञात किया हुआ है।
ठीक है। यहीं पर हम लोग लिख देते हैं यह 30 अंश इसका वैल्यू है, प्लस यहाँ पे जो ABD है, ठीक है, ABD इस कोण का वैल्यू हम लोग को निकल कर आया है, ये दिया हुआ है हम लोग को 28 अंश, तो यहाँ पर ये 28 अंश है। यहाँ पे प्लस हम लोग इसको इस तरह से रहने देते हैं क्योंकि इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, कोण ABC है ना, यहाँ पे इसको हम लिख दिया बराबर कितना 180 अंश। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इकाई का स्थान हमने जोड़ा तो 8 हो गया, यहाँ पर जोड़ देंगे 3 2 5 हो जाएगा 58 अंश, प्लस यहाँ पे कोण लिख देते हैं हम लोग ABC बराबर 180 अंश। यहाँ पे धन 58 अंश से बराबर को उधर कर देंगे, घट जाएगा, ठीक है, 180 अंश में से ABC बराबर 180 अंश, और यहाँ पे धन में है ऋण में आ जाएगा 58 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज नहीं कोण है, कोण ABC का मान यहाँ पर एक हासिल ले देगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर बचा हुआ है 7, 7 में से 5 चला जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 122 अंश आ जाएगा। दो कोणों का मान हमने निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए इस कोण का भी हम लोग को वैल्यू निकालना है, BAC इसका भी वैल्यू निकालना है। देखिए अब यहाँ पर यह जो है हम लोग को BD समानांतर AC है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तिर्यक रेखा की तरह ये काम करेगा, ठीक है। जो AB है यह तिर्यक रेखा ही है, ठीक है। जैसे देखिए ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह दो समानांतर रेखाएं हो गई, ठीक है, और इस तरह से यह रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। यह तिर्यक रेखा काट रहा है ना, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण, एकांतर कोण तो आपस में बराबर ही रहता है, ठीक है। यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो BD है और AC यह दो समानांतर रेखा है, तो यह वाला कोण और यहाँ पे यह वाला कोण आपस में बराबर रहेगा, यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यह भी 28 अंश ही रहेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कोण ABD, कोण ABD बराबर हो जाएगा ABD बराबर कोण यहाँ पे BAC, कोण BAC ये आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एकांतर कोण, है ना, सबका कारण लिखेंगे, है ना, कि क्या कैसे आप ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कोण ABD का मान हम लोग को ये दिया था, ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है 28 अंश, तो ये हम लोग को 28 अंश दिया था, तो बराबर कोण BAC, ठीक है। बस इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कोण BAC बराबर कितना, ये हम लोग को आ गया 28 अंश। जो यहाँ पर ये मान दिया था 28 अंश ना, तो एक को तो हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे 30 अंश इसका मान दिया था, इसको भी हम लोग को लिख देते हैं, यहाँ पर ये भी हम लोग को दिया था कामा कोण ABD, कोण ABD बराबर हम लोग को ये भी दिया था 28 अंश, ये भी हम लोग को दिया हुआ था। इस तरह से हम लोगों ने सभी तीनों का कोण हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। कोण BAC का भी हम लोगों ने मान ज्ञात कर दिया जो कि 28 अंश आ गया। कोण ABC है ना, ABC का मान हम लोगों ने 122 अंश निकाल दिया, और यहाँ पे DBK इसका भी मान हमने 30 अंश निकाल दिया। देखिए यही हम लोग को फिगर दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना था ना, इसका मान ज्ञात करना था और इसका, और यहाँ पर इस कोण का, ठीक है। तो यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं थी, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये समानांतर रेखाओं को यह एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। जो BK है एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, यह प्रतिच्छेदित करा था इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, किस तरह से, संगत कोण से। तो हम लोगों ने दोनों कोणों को बराबर लिख दिया, और इसका वैल्यू हम लोग को 30 अंश दिया था, जो यहाँ पर कोण C पर वैल्यू बन रहा था, ठीक है। ACB इस कोण का मान हमें ज्ञात था, तो हमने लिख दिया कि ये 30 अंश, तो इसका हम लोग को मान निकल कर आ गया। और जब इस कोण का हम लोग को निकालने का बारी आया, तो हम लोगों ने इस तरह से निकाला कि जो यहाँ पर कोई भी रेखा रहता है ना, ये रेखा किसी बिंदु पर ना 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और इसको और इसको, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो 180 अंश आएगा। तो यह दोनों का 58 अंश आ रहा था, तो ये इसको कितना होना चाहिए 180 अंश होने के लिए, 122 अंश ये हम लोग को निकल कर आया था, ठीक है, 122 अंश। और जब हम लोगों ने इस कोण को ज्ञात किया, तो यह वाला इस कोण के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। एक तिर्यक रेखा यह भी है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करा तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। यह भी हो जाएगा 28 अंश। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं देवा ना, पास चित्र में R है वो लंबवत है P के, ठीक है। तो R हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो R रेखा है ना, R इस रेखा की बात कर रहे हैं, और लंबवत है P, ठीक है। P जो है यह वाली रेखा लंबवत है ना, 90 अंश का कोण बनाएंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो 90 अंश से प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे R दिया था ना, यहाँ पे ये भी लंबवत है Q के, ठीक है, ये भी लंबवत है, ठीक है। तो पहला में देखो क्या P और P पैरेलल है Q के, ठीक है, मतलब यहाँ पे समानांतर है, P और Q यहाँ पे समानांतर है, ये बताना है। सेकंड हमें बताना है कि यदि
P समानांतर है क्यों के, तथा कोण 1 हमें दिया हुआ है ना 63 अंश, तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम लोग हल करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न, ठीक है। चलिए हम लोग ना इस फिगर को यहाँ पर बना ही देते हैं। देखिए तो यही फिगर हम लोग को दिया था, कह रहा है ना कि जो R रेखा है, ठीक है, इस और यहाँ पे जो P है, ठीक है, यहाँ पर एक बार बोला ना कि R और P आपस में लंबवत है। लंबवत है मतलब एक दूसरे को 90 अंश से प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बोला है कि R ही जो रेखा है, ठीक है, यहाँ पर एक बार आपने खींच दिया तो यहाँ पर आपने P रेखा खींचा तो ये आपस में लंबवत है, ठीक है। तो वही रेखा R ही है, ठीक है, वो P के साथ भी ना जो Q है, Q रेखा है, इसके साथ भी लंबवत है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको भी प्रतिच्छेद करे तो यह भी 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक जगह पर, यहाँ पर यदि 90 अंश की बात करें ना तो सिर्फ यहीं पर नहीं, चारों कोण 90 अंश का होगा, ठीक है। बस हम इतना को समझ रहे हैं। देखिए यह वाला कोण ना, यह वाला कोण आपस में बराबर है, तो कह रहे हैं ना, पहला प्रश्न बोला है कि क्या P और Q आपस में पैरेलल है, समानांतर है, P और Q समानांतर है। देखिए हम लोग एक बात इतना तो जानते हैं कि यहाँ पे यदि कोई समानांतर, दो समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, एक तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद कर रहा है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इतना हम लोग जानते हैं ना। तो देखिए यह नियम दोनों तरफ चलता है, ठीक है। यदि ना दोनों रेखाएं यदि समानांतर है, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद की, तो यहाँ पे संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यह तो एक बात हो गया, ठीक है। और वहीं यदि ना संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, अभी यह ना नहीं आपको बता रहे कि दोनों रेखाएं समानांतर हैं कि नहीं। यदि यहाँ पे जो संगत यहाँ पे कोण है, ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर हो जाए ना तो आप कह देंगे कि दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। यदि दोनों रेखाएं, देखिए पहली बात यह है ना कि यहाँ पर यदि दोनों रेखाएं यदि समानांतर है, ठीक है, समानांतर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, एक यह बात हो गया। और दूसरी बात, यदि आपको संगत कोण ही दे दे कि संगत कोण पहले ही बता दे कि ये आपके बराबर है, ठीक है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं ना, तो रेखाएं जो रहती हैं वो आपस में समानांतर रहती हैं, ठीक है। तो यह दूसरी बात होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पहला, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि क्या P पैरेलल है, क्योंकि हम लोग लिख देते हैं हाँ, ठीक है, हाँ P पैरेलल है, समानांतर है क्योंकि, है ना। और कारण लिख देते हैं क्योंकि संगत कोण बराबर है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए यह कोण 90 अंश है, यह भी कोण 90 अंश है, यहाँ पर यह भी 90 अंश है, यहाँ पर है ना, सभी कोण आपस में बराबर रहेगा, प्रत्येक तो सभी तो 90 अंश ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा था कि जो R है रेखा, यह P को लंबवत प्रतिच्छेद कर रही है, तो मतलब 90 अंश का कोण बना रही है। और यही जो रेखा है यहाँ Q के साथ भी लंबवत है, ठीक है, 90 अंश का कोण बना रही है, प्रतिच्छेद करे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर यह वाला कोण है ना, एक ही कोण रहेगा, ज्ञात रहेगा, तभी भी हम लोग कह देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो चारों आपस में बराबर है, ठीक है। यदि एक ही कोण को हम लोग को जानकारी रहती है कि ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, तभी भी हम लोग कह देते हैं। हमने लिख दिया हाँ P पैरेलल है क्योंकि संगत कोण बराबर है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड में हमें दिया हुआ है ना प्रश्न कि यदि P के पैरेलल है क्योंकि, ठीक है, यदि है तो ठीक है, तो ये तो हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि हाँ P और Q क्या है, आपस में समानांतर है, ठीक है। तो यदि हम लोग P पैरेलल है क्योंकि तथा कोण 1 बराबर 63 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे कोण 1 दे दिया है हम लोग को 63 अंश, तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम लोगों ने तो इन P और Q को ना यहाँ पे हम लोग ने समानांतर सिद्ध कर दिया है, ठीक है, कि यह दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समानांतर है। इनके बीच की दूरी आप कहीं पर भी नापेंगे लंबवत दूरी, तो आपस में हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो यह दोनों ये रेखाएं P और Q क्या है, आपस में समानांतर है। अब यहाँ पर देखिए अब यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, ठीक है। यह भी एक तो तिर्यक रेखा बना, ठीक है, यह दो समानांतर रेखाएं हैं, यह एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करी है T, ठीक है। तो यहाँ पर जो यह वाला कोण है और यह वाला कोण, यह भी आपस में बराबर होगा, यह भी संगत ही कोण आपस में, ठीक है। यह वाली कोण की बात करता तो यह कोण बराबर होता, यह वाला कोण इसके कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, ठीक है। तो हम लोग कोण 1 ही 2 की चर्चा किया है, हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग लिख देते हैं दिया है कोण 1 बराबर 63 अंश, ठीक है। तब हम लोग लिख देते हैं, तब कोण हम लोग लिख लेते हैं कोण 2 बराबर कोण 1। हमने दोनों कोण आपस में बराबर कैसे होगा, हम लोग लिख देते हैं संगत कोण हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, कि दोनों क्या है P और Q पैरेलल है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यदि P और Q पैरेलल हो तथा कोण 1 बराबर 63 अंश हो, तो यहाँ पर दूसरा कोण कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 63 अंश, ठीक है। दोनों हम लोग बराबर लिख दिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण 2, कोण 1 का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, मतलब दिया ही हुआ था हम लोग को, ठीक है, 63 अंश। तो इस तरह से यह भी हम लोग को प्रश्न हल हो गया, ठीक है। कोण 2 का भी वैल्यू हम निकाल दिया, और यहाँ पर जो हाँ लिख दिया हम लोगों ने कि P और Q पैरेलल हैं, आपस में समानांतर है, क्योंकि यहाँ पे संगत कोण आपस में बराबर है। और यहाँ पर यदि लिखना भी रहेगा तो हम लिख भी देंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर हैं, जो कि क्या है 90 अंश के हैं, ठीक है, जो कि 90 अंश हैं,
ठीक है। ये सब प्रत्येक 90 अंश हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।